आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल दीजिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी खोल लीजिए। इंटेक्स का पहला सवाल पूछ रखा है, सिल्वर का तो 4d10 कंप्लीट होता है, फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? आपके नोट्स में इसका आंसर है, फिर भी लिख सकते हो, बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म्स AgF2 कंपाउंड इन विच Ag हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 4d9 विच मेक्स इट ट्रांजिशन एलिमेंट। या आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये 4d9 हो रहा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एग्जाम्पल 8.2 लिखा हुआ है, पूछ रखा है एग्जाम्पल 8.2 में, अपने साथ साथ एनसीईआरटी का पेज पलट के देखते हुए रहिएगा। 8.2 में पूछ रखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है, नोट्स में ये मेंशन्ड है ऑलरेडी। अब यहाँ पर पूछ रखा है इंटेक्स का 8.2, ये 8.1 था, अब ये इंटेक्स का 8.2 हम लोग करने जा रहे हैं। इंटेक्स के 8.2 में उन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पर कि स्कैंडियम वाली जो सीरीज़ है, यानी कि स्कैंडियम सब टीवी वाली जो सीरीज़ है लास्ट में जाके जिंक पे ख़त्म हो रही है, इस सीरीज़ के अंदर उसने पूछ रखा लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की है। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, डेल्टा एच एटमाइजेशन, ये सब्लिमेशन एनर्जी कह सकते हैं, वो जो है यहाँ पर वो सबसे कम क्यों है, ये लोवेस्ट क्यों है? तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड पर। और मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो आपको पता है स्कैंडियम और जिंक की सीरीज में सबसे कम इलेक्ट्रॉन जिंक ही लूज करता है, +2। स्कैंडियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, यानी कि वो जिंक से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज करता है। तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर जिंक की कम आएगी, इस पूरी सीरीज में सबसे कम स्ट्रेंथ मेटेलिक बॉन्ड की जिंक की आएगी, इसलिए जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लो है। वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी पर इसका आंसर बना के लिखें। कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 8.3 पर। एग्जाम्पल 8.3 पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एग्जाम्पल 8.3 ये पूछ रखा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, उसका आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 ही दिखाता है। यहीं पर इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने बदल बदल करके 3-4 बार पूछा हुआ है। एक तो ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा, तो स्कैंडियम नहीं दिखा रहा। दूसरा सवाल एनसीईआरटी ने पूछ रखा क्यों स्कैंडियम +3 ही दिखाता है, स्कैंडियम +2 क्यों नहीं दिखाता, तो वो भी यहीं पर आप आंसर लिख दो, स्कैंडियम +3 ही क्यों दिखाता है, यहीं पर अपना आंसर लिखेंगे। स्कैंडियम +2 क्यों नहीं दिखाता, तो मैंने आपको बताया भी था, स्कैंडियम 1-2 के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो आर्गन जैसा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर एक और निकाल तो आर्गन के जैसा हो जाएगा, इसलिए स्कैंडियम +3 बनाना पसंद करता है। इस बात का जवाब यहीं पर साथ साथ पूरा भाषण दे के लिख दें कि ऐसी क्या खास बात है कि स्कैंडियम +3 बनाता है। बताना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनर्ट नहीं हो पाता, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर देता है, इसलिए स्कैंडियम +3 ही बनाना पसंद करता है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। इसको वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अगले पर आते हैं यहाँ पर, तो इंटेक्स में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इंटेक्स 8.3। इंटेक्स 8.3 पूछ रखा है विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। उस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है उसमें दिखाती है, कहाँ तक जाती है? +8 तक। दूसरी कौन दिखाती है? Mn, कहाँ तक जाती है? यहाँ पे +7 तक। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं सबको मालूम है, बिकॉज 2 सबशेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, 4s एंड 5d। 4 मतलब आउटर मोस्ट s यानी कि वैलेंस शेल का S और पेनल्टीमेट सबशेल का D, इनके पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनको लूज करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है, इसलिए लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और जो 2 एलिमेंट की बात की गई है वो 2 एलिमेंट ये हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए। वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 8.4। ये इस चैप्टर का एग्जाम्पल 8.4 जो है, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। एनसीईआरटी ने इसी सवाल को इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इंटेक्स एक्सरसाइज में 3 से 4 बार पूछा हुआ है इस सवाल को, 3 से 4 बार। तो अब अंदाज़ा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट ये होता होगा। तो चलिए पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ। सवाल देख लीजिए, आपको सवाल में पूछ रखा है उसने क्रोमियम +2। अब ये रहा क्रोमियम +2, और जो दूसरा उसने दे रखा है वो दे रखा है मैंगनीज +3। अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि मैंगनीज +3, मैंगनीज होता है 25,
25 का मतलब ये बैठेगा यहाँ पर 3d4, और क्रोमियम प्लस 2 वो भी बैठेगा 3d4। अब अगर दोनों 3d4 है तो दोनों की नेचर एक ही जैसी होनी चाहिए। अब आपको पता है अगर आप इसको देखो तो उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूँ उसको तो ये कितना हो जाएगा, मैंगनीज +2 हो जाएगा 3d5। और अब मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो आप भयंकर समझा देंगे। आप इसको अब इतना भयंकर मैं आपसे बोलूँ उसको समझा दोगे, हाँ बस हाँ मैं समझा दूंगा। आप बोल दोगे जनाब ये पार्शियली फिल्ड है, आफ्टर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स हाफ फील्ड मतलब मोर स्टेबल, इसलिए मैंगनीज जो है वो अपना रिडक्शन कराना पसंद करता है +3 स्टेट में। अगर रिडक्शन कराना पसंद करता है तो कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये वाली बात तो समझा सकते हैं आप। तो दूसरी वाली बात मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप सिर्फ ये बताइए कि मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी पर समझाइए व्हाई मैंगनीज +3 इज ऑक्सीडाइजिंग। समझा दिया होगा आपने। अब यहाँ पर इसके साथ दूसरा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Cr+3 बनाता है, यानी कि ये अपना खुद का कराता है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये अपना खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, आप ऐसा मत करना गलती कि आप इस वीडियो को सुन रहे हो, कुछ तो हो सकता है यहाँ तक वीडियो ही ना देखें, कुछ ऐसा होता है वीडियो के यहाँ तक पहुँचे ही ना। ये गलत काम मत करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और ये वाला क्वेश्चन NCERT में 3 से 4 बार दे रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा गौर फरमाएं और चीज़ को अच्छे से लिखिएगा। आपने पहले समझा दिया होगा, अगर नहीं समझाया है तो फिर वीडियो पॉज करके पहले से समझा दो। दोनों के ही 3d4 है। अब इसका 3d4 तो उसको भी सेम नेचर शो करनी चाहिए, लेकिन करता नहीं है। ये जो है यहाँ पर, ये जो क्रोमियम है 3d4 है, इसको यहाँ पर अपना ऑक्सीडेशन कराता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह सर्व करता है। ये सर्व करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जबकि ये सर्व करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह सर्व क्यों कर रहा है, ये वाली बात तो आपने समझा दी। क्योंकि मैंगनीज के पास यहाँ पर 3d4 है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने आप को 3d5 करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इस तरह की एक्सप्लेनेशन जिनको हम हाफ फील्ड या फुल फील्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम T2G और EG 2 सेट बनाते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन में आएगा, लेकिन तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चन के आंसर यहीं पर लिखेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है वो देख लीजिए। ये मेरे पास है क्रोमियम+3, क्रोमियम +2, इट इज़ क्रोमियम+2, दिस इज क्रोमियम+2। तो क्रोमियम+2 के अंदर होता है हमारे पास 3d4, और 3d4 जो होता है यहाँ पर d ऑर्बिटल 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है ऐसे करके। ये नीचे वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट रहता है। मुझे पता है चीज़ें आपको बिल्कुल जहर लग रही होंगी, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाएगा, परेशान मत हो। नीचे वाले को बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं EG। तो जब मैं यहाँ पर ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, अब आपको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। T2G वाले में हो सकता है आपको साफ साफ ना दिखाई दिया हो, तो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। ये है T2G, ये है EG। अब T2G में T2G का क्या मतलब है, वो सब कोऑर्डिनेशन में आएगा। आपको बस ध्यान रखना है, अगर आप हाफ फील्ड फुल फील्ड से नहीं समझा पा रहे हैं तो आपको फिर इसको उसी चीज़ से समझाना है। अब आपको दिख रहा हुआ यहाँ पर किसके T2G सेट कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। और अगर क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका T2G सेट कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होने के बाद स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम+2 जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करता है, और इसका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रहता है T2G4 EG0। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हो जाता है T2G3 EG0। तो आप बोलोगे आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम becomes initially it was partially filled, and after losing 1 electron it becomes half filled and stable. This is why chromium+2 undergo oxidation easily, and this is why it will serve as reducing agent. आप इसका आंसर अभी अपने आप लिखने वाले हैं, जल्दी से लिखिए वीडियो पॉज करके। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पर बोल रखा है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इसका तो खैर आंसर उन्होंने खुद ही दे रखा है 8.4। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है, तो वहाँ पर उसने रीज़न खुद ही बता दिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी हाई होती है और हाइड्रोजन एनर्जी लो होती है, खुद ही लिख सकते हो, आंसर दे रखा है और उसको आपको ध्यान ही रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है 8.5। तो एग्जाम्पल 8.5 पे आ जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 8.5। एग्जाम्पल 8.5 के अंदर ही दे रखा है VO2 प्लस
ठीक है, ये प्लस यहाँ नहीं है, प्लस ये आयन है, VO2 प्लस आयन है, दूसरा आयन है Cr2O7 2 माइनस चार्ज एंड अगला है MnO4-। इट इज़ क्वाइट ईजी, ये आपने जो नोट्स पढ़े हैं उसके बिहार पे आप कर सकते हो। इनको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर मैनेज करने के लिए कहा, ये बोल रखा है इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी होगी जिसकी अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी। रिड्यूस करने की टेंडेंसी के लिए मेरे को उनके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। इसकी +7 है, इसकी +6 है, इसकी +3 है। तो आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, इसका मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं, अपने आप को रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा पसंद ये करेगा क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी यहाँ पर मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ आएगा, मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ आएगा। और इसकी यहाँ पर मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ होने की वजह से इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होगी, इसलिए आंसर ये होगा। इसका आंसर अपनी कॉपी पर बाकायदा भाषण भी लिखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बताइएगा, उसका आंसर लिखिएगा। इंटेक्स 8.5 सी थ्योरी वहां पर हो रखा है। उसके बाद आप लोगों ने इसका आंसर पूरा भाषण के साथ लिखना चाहिए था, लिख दिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इधर बात कर रखी है इंटेक्स का, पहले आपको दिखा देते हैं, 2 सवाल लिख रखे हैं। इंटेक्स 8.6 लिख रखा है यहाँ पर, वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। तो ये कई बार हो रखा है सी थ्योरी, ये कई बार हो रखा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादातर ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में क्यों मिलती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है दोनों के दोनों कैसे हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। लिख सकते हैं, चलो उसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, बिकॉज बोथ O2 and F2 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसलिए वो इन्हीं के केस में ज़्यादा आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लोग देखने को मिलते हैं। लिख रखा विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर, क्रोमियम +2 एंड Fe+2। आओ देखते हैं क्या चीज़ है। पूछ रखा है विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2। अब अगर आप Fe+2 को देखो तो इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, चूंकि ये बैठेगा 3d6, इलेक्ट्रॉन निकाल करके बन जाएगा यहाँ पर ये 3d5। और क्रोमियम में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अभी आपको बताया था 3d4 था, इसको भूलना नहीं है। मैंने आपको बोला भी है कि एनसीईआरटी ने इस चीज़ को, क्रोमियम वाली बात को 1-2 बार नहीं, क्रोमियम वाली बात को 1-2 बार नहीं, अनेक बार, 3 से 4 बार एनसीईआरटी ने इसको भुना रखा है। एनसीईआरटी ने इस चीज़ को इतनी बार लिख रखा है, इतनी बार लिख रखा है, इतनी बार लिख रखा है, जिसका कोई अंत नहीं, मतलब काउंटलेस टाइम एनसीईआरटी ने इसको लिख रखा है, यहाँ पर काउंटलेस टाइम लिख रखा है। अब यहाँ पर इसको क्या बनाएगा, यहाँ पर क्रोमियम +3 बनाएगा, अब ये हो जाता है 3d3। अब आपको ये पूछ रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी अपना ऑक्सीडेशन पसंद कर रहा है, ये भी अपना ऑक्सीडेशन पसंद कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसने पूछ रखा है इन दोनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा D5 ये हाफ फील्ड है, और D3 केस में क्या बताया था, d ऑर्बिटल के 2 पीस कर दिए थे आपको, ऐसे कर रखा था। अभी ऊपर वाले को क्या लिखा था Eg, नीचे वाले को क्या लिखा था T2G, तो ऐसे करके आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर तो पाँचों के पाँचों आपको पूरे भरे हुए हाफ फील्ड दिख रहे थे ऐसे करके। तो अब तो ये देखना रह जाएगा ना कि हमें पता रहे कि D5 ज़्यादा स्टेबल होता है कि D3 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये देखना पड़ेगा। तो आपको आगे कोऑर्डिनेशन में जाके पढ़ने के लिए मिलेगा कि एक्वस मीडियम के अंदर D3 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन से। इस वजह से क्रोमियम +2 का क्रोमियम +3 में कन्वर्जन आयरन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होगा, और इस वजह से क्रोमियम और आयरन में से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्रोमियम बैठने वाला है।
जल्दी से इसका आंसर आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। आप पहले तो पूरा भाज्य दिखा दीजिएगा, फिर नीचे बताएंगे कि जी आउट ऑफ D3 एंड D5 कॉन्फ़िगरेशन इन एक्वस मीडियम इट इज़ फाउंड दैट D3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन D5 कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज वाई ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम +2 is more favorable in comparison to that of Rn +2, and this is why chromium +2 is best reducing agent in comparison to that of Fe+2। ये पूरा भाषण आपको अभी अपनी कॉपी पर लिखना है। वीडियो पॉज करिए या फिर मुझे 10 सेकंड के लिए पीछे आगे करके अपने हिसाब से आप इसको लिख लीजिए, लेकिन लिखना है आप लोगों ने, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सवाल भाई साहब बेहतरीन, एकदम अलग ही लेवल के क्वेश्चन हैं। बहुत कुछ सिखाएंगे भी, आप बहुत कुछ सिखाएंगे सवाल। अब यहाँ पर आप अपनी उसमें देखें तो यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम्पल 8.7। एग्जाम्पल 8.7 पर आता हूँ। एग्जाम्पल 8.7 को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूछ रखा है वाई ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn+3 Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम +3+2 Fe+3 Fe+2। अब देखो जी Fe+3 Fe+2 का रिडक्शन कराएं अगर आप, तो ये तो मज़ेदार है नहीं, क्योंकि Fe+3 कितना होता है 3D5, Fe+2 कितना होता है 3D6, तो ये तो मस्त हिसाब किताब हुआ नहीं, नॉट गुड। अच्छा तो ये है नहीं, आपको मालूम है ये आपको पता है मोर स्टेबल था, ये मोर स्टेबल से किस में आ गया, लेस स्टेबल में आ गए। तो बचाओ क्या इसको फेवरेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी जो ई नॉट वैल्यू है कैसी रहेगी, वो लेस पॉजिटिव जाएगी। साफ दिख रहा है यहाँ पर। अगला किसकी बात कर रहा है, अगला बात कर रहा है क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2। ये तो अभी भी मैंने बोला ना एनसीईआरटी ने इस क्रोमियम वाली बात को 4-5 बार दिखाया, अभी आपके सामने तीसरी मरतबा आ गई। क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 की अगर हम बात करें तो क्रोमियम +3 कितना चल रहा है, अभी आपको बताया था 3D3 आपको बताया था अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होता है, और एक इसमें कन्वर्ट करा दिया आपने से 3D4 में। बढ़िया तो हुआ नहीं है, ये भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि कैसा कॉन्फ़िगरेशन था, ये था यहाँ पर मोर स्टेबल या मोर फेवरेबल। क्यों था मोर फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर T2G3 था और EG0 था, जबकि यहाँ पर आपने T2G4 कर दिया और EG कर दिया आपने 0। तो आपको यहाँ बतलाना पड़ेगा, इसको पूरा भाषण लिखना पड़ेगा इसमें। और मैंगनीज की बात कर रहे हैं, मैंगनीज भी लिख देता हूँ। मैंगनीज बोल रहा है +3 से +2 बड़े प्यार से हो जाएगा। मैंगनीज का केस इससे अलग था, भी आपको दिखाया था। मैंगनीज कितना था यहाँ पर 3D4 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या बना रहा था 3D5। तो भाई साहब मैंगनीज तो अपना रिडक्शन आराम से कर लेगा, क्योंकि वो अपने आप को 3D4 से 3D5 में लेकर के जा रहा है, और 3D4 से 3D5 में जाना उसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो मोर स्टेबल सिचुएशन एक्वायर कर रहा है। अभी पहले भी आई थी बात, मैंगनीज और क्रोमियम दोनों के कॉन्फ़िगरेशन 3D4 थे, लेकिन क्रोमियम कुछ और कराना पसंद कर रहा था, मैंगनीज कुछ और कराना पसंद कर रहा था। इसलिए आपको बात ध्यान रहनी चाहिए। तो आप पहले यहाँ स्पॉट को समझाएंगे। देखो जी एक एक को उठा के बताएंगे। देखो भाई साहब आयरन के केस में तो हो रहा बेकार, 3D5 से 3D6 मज़ा नहीं आ रहा, ई नॉट की वैल्यू बढ़िया आने के लिए अच्छी पॉजिटिव नहीं आएगी। दूसरा भाई साहब क्रोमियम में देख लो तो क्रोमियम आपका 3D3 है, और अगर आप इसका रिडक्शन करा देते हैं इलेक्ट्रॉन देख करके तो 3D4 हो जाता है। 3D3 से 3D4 में अगर देखें तो 3D3 इज मोर स्टेबल देन 3D4। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर मैंगनीज की कैसे बताओगे कि मैंगनीज ऑलरेडी 3D4 है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद 3D5 और मोर स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। वीडियो को पॉज करें, पूरा भाषण लिखें। कर दिया होगा आप लोगों ने। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इसमें दे रखा आंसर को एज इट इज ग्रैफ कर लें। 8.8 एग्जाम्पल आराम से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8.8 में एग्जाम्पल भी इंटेक्स भी दोनों आराम से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद 8.9 आपकी उसमें है, एग्जाम्पल 8.9 आपकी कॉपी में है, इंटेक्स 8.9 भी आपकी कॉपी में है, नोट्स में है। इंटेक्स 8.9 पूछ रहा है वो यहाँ पर, ये पूछ रहा है कॉपर +1 इज अनस्टेबल, जबकि 3D10 होता है एक्वस मीडियम में, लेकिन आपको बता रखा है एक्वस मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये एक्वस मीडियम में कन्वर्ट हो जाता था कॉपर +2 में, साथ में कॉपर में। और इसके पीछे आपको कारण भी बताया था, इसका मोर हाइड्रेशन होता है, आपके रूट्स में लिखा हुआ है। इसकी तो खैर हमको आवश्यकता नहीं है।
तो हम आपको आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं तो आगे जब पहुँचेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब एग्ज़ाम्पल नंबर, अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 8.10, और एग्ज़ाम्पल नंबर 8.0 में पूछ रहा है कि लेंथेनॉइड का कोई एक ऐसा मेटल बता दीजिए, कोई ऐसा एलिमेंट बता दीजिए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो हम एक क्या, हम तो भैया आपको बहुत सारी बता देंगे। इन्होंने तो इसका आंसर सीरियम लिख दिया, अपन तो बहुत सारे बता देंगे। ये रहा ला, सी, पर, नड है, पम, सम, यू, गड, फिर यहाँ पर आपको पता है घर ये टब, डाई, हो, अर, फिर टम, यब, डू, बहुत सारे हैं। क्या बताया था 0 4 4 2 0, फिर 2 2 0 4 4 0, फिर 0 2 2 0, इतने सारे 4 वाले सीरियम है, प्रासिडाइमियम है, इधर आकर के यहाँ पर ये रहा टर्बियम है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम सबकी बता सकते हैं। हमसे एक क्या पूछते हैं तो बहुत सारी बता देंगे। कोई सा भी एलिमेंट +4 वाले बहुत सारे बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज़ ने पूछी अगले सवाल के अंदर, वो आपको देख लेते हैं और आपको यहाँ पर के बारे में लिखना है। तो वो देख लीजिए क्या है। यहाँ पर जैसे लेंथेनॉइड सीरीज होती है, यहाँ से लेकर यहाँ पर जाता है तो साइज छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करा रहे होते हो, इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे होते हो आप। ये साफ नहीं दिख रही है, ये क्लैरिटी इसकी नहीं आ पा रही है, तो मैं पास लेके जाता हूँ, शायद कुछ दिख जाए। नहीं दिख रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब वीडियो तो बनाते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, तो वीडियो में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्लियरिटी आपको आ नहीं रही है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, NCERT में दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए, तो NCERT में ये लेंथेनम आते हैं, इधर लेंथेनॉइड्स। अब दिखाई दिया, ये नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। अब ये काम करता हूँ मैं, किसी भी तरीके से क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। आप इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो जब हम यहाँ पर करते हैं तो ला, सी, परनेट करते हैं, तो करते करते कहाँ पे ख़त्म करते हैं, लू पे ख़त्म करते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज ए से शुरू होकर के यहाँ पर LR लॉरेंशियम पे ख़त्म होती है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पर जाते हुए साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम रख रखा हम लोगों ने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है आपको मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f सबशेल में एंटर करते हैं, और 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ठीक से स्क्रीन नहीं करते हैं। स्क्रीन अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, साइज हो जाता है छोटा। अब एक्टिनॉइड्स में भी जब एक्टिनॉइड से लेकर के लॉरेंशियम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका नाम है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज यहाँ भी छोटा होता होगा। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो साइज छोटा होता है वो लेंथेनॉइड से भी ज़्यादा छोटा होता है। क्यों होता होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करे, 4f में। आपने कहा था जी 4f के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ढंग से स्क्रीन नहीं करते, तो यहाँ पे 4f में, तो यहाँ तो 5f में एंटर कर रहे हैं, तो वो तो और भी दूर हुआ न्यूक्लियस से। तो क्या होगा, दूर भी होगा प्लस उसका साइज भी डिफ्यूज होता है f का, तो क्या होगा न्यूक्लियस को, ये तो स्क्रीन अच्छी, इनकी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर थी। डी सबशेल की स्क्रीनिंग पुअर होती है, 4f की स्क्रीनिंग वेरी पुअर होती है, इनकी तो वेरी 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 पुअर है। तो ये न्यूक्लियस को बिल्कुल भी ठीक से स्क्रीन नहीं करेंगे, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत 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 अट्रैक्शन महसूस करेगा, इसलिए साइज यहाँ पर काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा होता है। ये बात आपको वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में भी लिखनी है कि बिकॉज इन लेंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल विच हैव very poor screening effect, but in actinoid electron enters in 5f subshell which has very very, दो बार बेइज्जती करनी है, very very poor screening effect, so outermost electron feels more attraction by the ENC and this is why atomic size decreases। ये आपको लिखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर, वीडियो पॉज कर दिया होगा आप लोगों ने। अब हम आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के सवाल पर, और एक्सरसाइज का सवाल आपको दिखाते हैं। कुछ सवाल तो डायरेक्ट हैं जिनकी डिस्कशन की आवश्यकता है, लेकिन कुछ आपको आने चाहिए। तो जिन सवालों को मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ
क्वेश्चन नंबर 1 में आप अपनी एनसीईआरटी देखते रहना, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने आने चाहिए। अच्छा, फिर ये तो सवाल आ गया, वाई आर Mn+2 कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe+2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। अपने आप कर सकते हो, नॉर्मल है ये 8.2 कर लो। वो पूछ रहे हैं Mn+2 स्टेबल क्यों है, इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा, क्यों कराओगे ऑक्सीडेशन, कितना है यहाँ पर 3D5 है, 3D4 हो जाएगा, नहीं करेगा पसंद। Fe का बोल रहा है कर लेगा, क्यों कर लेगा, साफ दिख रहा है यहाँ पर क्यों कर लेगा, क्योंकि 3D6 है और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3D5 में। भौंकने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, आराम से बोला जा सकता है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर समझा दो कि भैया ये वाला तो पहले स्टेबल था बाद में बेकार हो गया, और ये वाला पहले बेकार था बाद में स्टेबल हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के, वो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। 7, 8 ये सब ऐसे ही हैं, 9 भी ऐसा ही है, और 10 भी ऐसा ही है, 11 भी नोट्स में आ रखा है, 12 भी आ रखा है, 13 भी हो रखा है, 14 डिस्कस हो रखा है नोट्स में आपके, 15 भी डिस्कस हो रखा है, और 17वां दिखाता हूँ मैं आपको। 17वां क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में खोल लीजिए। 17th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको खोल लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आंसर दे रखे हैं, और पहले काम करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, उसके बाद बात करते हैं। कर लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। अब उसने कहा है यहाँ पर द स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3 इन एसिडिक सोल्यूशन इन कंपेरिजन टू क्रोमियम+3 मैंगनीज+3। आपको Fe+3 की स्टेबिलिटी क्रोमियम+3 मैंगनीज+3 के कंपैरिजन में तुलना करनी है। तो Fe+3 की स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो Fe+3, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखा, आप पढ़ पा रहे होंगे। Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन हो रहा है 0.8 लिख रखा है। तो Fe+3 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Fe+2 में तो लिख रखा है उसने 0.8। कंपेयर कराने के लिए बोल रहा है Cr+3 के साथ, तो क्रोमियम का दे रखा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.4 माइनस में, और दूसरा कंपेयर करवा रहा है मैंगनीज के साथ। मैंगनीज+3 का रिडक्शन पोटेंशियल देखा उसने +1.5। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल तो उसका है, इसका मतलब इसका रिडक्शन करने का बड़ा जोर का मन कर रहा होगा, सबसे तेज़ी से रिड्यूस यही होगा, यानी कि सबसे भयंकर अनस्टेबल ये होगा। और ये है भी क्यों, क्योंकि मैंगनीज+2 होता है 3D5 और आपने इसको 3D4 बना रखा है। 3D4 अभी आपको कई बार याद करा दिया, सिर्फ क्रोमियम का ही 3D4 ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके 3D3 में आना चाह रहा है, मैंगनीज का नहीं आना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो, क्रोमियम, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर Cr+3 Cr+2, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो माइनस में, यानी कि वो रिड्यूस ही नहीं होना चाहता। तो सबसे भयंकर स्टेबल कौन सा होगा, क्रोमियम, उसका नंबर आएगा आयरन का, उसका नंबर आएगा मैंगनीज का। ये अरेंजमेंट जाएगा जो उसने आपसे पूछ रखा था कि इनको रिडक्शन, इनकी स्टेबिलिटी में अरेंजमेंट करने के लिए बोल रखा था, तो अरेंजमेंट जाएगा फिलहाल ये। अब आगे दिखाता हूँ आपको। दूसरा उसने उसके अंदर पूछ रखा था ईज ऑफ ऑक्सीडेशन में अरेंज करना है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मेटल को। अब अगर आप देखो तो E0 Fe+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.4, लिख तो रखा -0.4 रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +0.4 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने मैंगनीज का भी दे रखा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू यू 1.2 वोल्ट प्लस में, और क्रोमियम का दे रखा है E0, क्रोमियम का दे रखा है Cr+2 एंड दिस इज गिवन टू यू +0.9। दिस इज सिंपल क्वेश्चन कर सकते थे, और ईज ऑफ ऑक्सीडेशन बोल रखा था। सबसे ईज ऑफ ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैंगनीज का होगा। मैंगनीज के बाद किसका जाएगा यहाँ पर, क्रोमियम का, क्रोमियम के बाद जाएगा आयरन का। इस सीक्वेंस में ये लोग इजीली ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8.18, ये मैं क्लास में एक बार आपको करने के लिए दे चुका हूँ। 8.18 के अंदर कलर और मैग्नेटिज्म पूछी हुई कर सकते हैं। आगे पूछ रखा 19वें क्वेश्चन में कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये भी नोट्स में हो रखा है कि किसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी होगी। आप सोच रहे हो मुझे कैसी होगी, तो अगर मैं आपसे जिंक की बात करूँ, जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ आपसे कि जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, तो अच्छी होगी। कितना जाएगा, 3D10 जाएगा, अच्छा खासा जाएगा यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं निकिल के साथ कंपेयर करूँ तो निकिल की +2 बैठेगी 3D8, तो उससे तो यही भला है,
इस प्रकार की बातें आपके साथ कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसे समझाया जा सकता है। तो कोई बहुत बड़ा काम इसमें है नहीं, ये सामान्य था, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं। 20th क्वेश्चन ऐसे ही है। 21 पे आ जाइए। 8.21 सच में देखिए एक बार 21 का जो पहला पार्ट है जरा पढ़ के देखिए, क्या ये फिर से वही सवाल आपकी आंखों के सामने नहीं आ गया जिसके बारे में मैंने आपसे बोल रखा है एनसीईआरटी से बार बार पूछ रही है। एक बार जरा 8.21 पढ़ के देखिए ना, एक बार जरा 8.21 पढ़ के देखिए क्या लिख रखा है। पूछ रखा है D4 स्पेशीज क्रोमियम +2 है लेकिन स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होती है, लेकिन मैंगनीज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। दोबारा से वही आ गया Cr+2 कितना होता है 3D4, लेकिन क्या पसंद करता है ऑक्सीडेशन। अभी आपको बताया था, भूलना नहीं है, ये 3D3 बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आता है, हो रखा है। और फिर मैंगनीज के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, मैंगनीज +3 3D4 क्या पसंद करता है रिडक्शन, क्या बनाता है यहाँ पर मैंगनीज +2 कितना हो जाता है 3D5। ये वाली बात आपको भूलनी नहीं है, कई बार आ रखी है ये बात, पहले भी पीछे डिस्कस करी जा चुकी, दोबारा आ गई यहाँ पर। आगे दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कोबाल्ट +2 इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। कोबाल्ट +2 इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। आओ देखते हैं कोबाल्ट +2 में होगा क्या। तो ये रहा कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 कोबाल्ट होता है 27 का मतलब होता है 3D7 4s2। कोबाल्ट +2 हो गया 3D7। अब वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन पसंद करता है। तो वैसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब क्या समझाओगे। ऑक्सीडेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने की सोच रहे हो आप इसमें से, तो उसको इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की सोचोगे तो समझा तो पाओगे नहीं, ऐसे कैसे समझाओगे। हाफ फील्ड फुल फील्ड का सीन है नहीं, तो क्या करने के लिए बोला था आपको, अगर ऐसा ना हो तो आपको उसको तोड़ लेना चाहिए, ऐसे करके तोड़ लेना चाहिए। ये रहा T2G और ये रहा EG, 2 पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। 7 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लेंगे। हाँ या गलत भरा मैंने, ठहरिए। एक्चुअली सवाल के अंदर पहले नीचे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 के 7। अब ठीक भरा गया। पहले नीचे लोअर वाले को पूरा भरेंगे, फिर ऊपर जाकर ऊपर वाले को भरेंगे। हालांकि इनको भरने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, कब T2G पहले भरना है, कब EG भरना है, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे वहाँ पर एक जो बात पूरी मिला के समझ में आती है वो ये कि अगर आप हाफ फील्ड फुल फील्ड से बात समझा पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप हाफ फील्ड फुल फील्ड से अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, उसके बाद भी कोई फिनोमेना हो रहा है जो हाफ फील्ड फुल फील्ड सबसे नॉर्मल से नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको T2G EG कॉन्सेप्ट से समझाना पड़ेगा। मेरे को मालूम है इसे सुनने के बाद आप कितने पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन T2G EG कॉन्सेप्ट इसके बाद में है। तो एनसीईआरटी को वैसे चाहिए था कि इन क्वेश्चंस को वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में शिफ्ट कर देती, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या काम करा, उनको कोऑर्डिनेशन में शिफ्ट नहीं करा, एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस को यहीं पर डाल दिया। तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते, को टीचर ने माना पूछना शुरू कर दिया तो जवाब कहाँ से दोगे आप। इसलिए आपको जब पढ़ेंगे तब देख लीजिएगा। अब आपके पास समझाने के लिए बहुत कुछ है कि अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज कराने बोल रखा ना, यहाँ पर बोल रखा है, पढ़ सकते हैं कोबाल्ट +2 स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज इजीली ऑक्सीडाइज। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कोबाल्ट +2 जो है वो कोबाल्ट +3 में ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर T2G ठीक T2G 6 और EG1 होता है, और आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन it becomes stable because T2G set of orbitals is completely filled और partially filled सबशेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, EG का इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, T2G set of orbital यहाँ पर completely filled आ गया। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस ने यहाँ पर अटेन कर लिया। मैं बोल देता हूँ, आंसर लिख लो, नीचे लिखो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, लिख लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, it undergoes oxidation because after oxidation T2G set of orbital is completely filled and there is no partially filled d subshell तो पार्शियली फिल्ड कुछ रहता नहीं है, पार्शियली फिल्ड लेस स्टेबल होते हैं, हमको मालूम है, और ये स्टेबलाइज हो जाता है। जरूरी है, अब आप भी देख रहे हो परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे अपन। अब ये लिख रखा है यहाँ पर थर्ड पार्ट में D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल, इसका एक पार्ट लिख रखा है यहाँ पर
सवाल लिख रखा है D1 इज अनस्टेबल। आप समझ रहे हैं इसका इशारा किस ओर है? इसका सारा एक्चुअली स्कैंडियम की तरफ है। स्कैंडियम था ये, स्कैंडियम कितना होता था 21, कितना होता था 3D1 4s2। उसका इशारा आपसे ये है कि स्कैंडियम +2 नाम का आयन नहीं होता, वो यही पूछ रहा है आपसे। क्योंकि आपको पता है स्कैंडियम +2 अगर होगा तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वो इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता था कि स्कैंडियम हमेशा +3 ही क्यों बनाता है, स्कैंडियम +2 क्यों नहीं बनाता। तो आप बताओगे जो D1 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप उस एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर देंगे तो वो जो एलिमेंट है उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन के माफिक, और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसी सवाल को लिख सकते हो, और इसी सवाल को लिख सकते हो ऑब्लिक करके ऐसे ही पूछ सकते हैं कि स्कैंडियम +2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बताना, तो समझा दीजिए, समझाइए ना, समझाइए ना, पूरा बोलिए। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, पूरा बात बताइए वहाँ पर कि भैया अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और D1 का निकाल देते हैं तो जो भी एलिमेंट है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, वो कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है इनर्ट गैस आर्गन के माफिक, और स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छे से जम करके आप लोग लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आगे वो पूछ रहा है आपसे कि इधर अगले सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही स्पेशीज ऑक्सीडाइज और वही स्पेशीज रिड्यूस होती है। तो अगर मैं भी पी ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक में बहुत सारे डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़े थे हम लोगों ने। H3PO3 का पढ़ा था, SeCl2 का पढ़ा था, P4 का NaOH के साथ पढ़ा था, क्लोरीन का NaOH के साथ पढ़ा था, बहुत सारे पढ़े थे। XeF4 का पानी के साथ पढ़ा था। ये सारे डिस्प्रपोर्शनेशन में पढ़ रखे हैं। इसकी Cl2 के NaOH के साथ तो 2 रिएक्शन थी वहाँ पर, लेकिन वो D एंड F ब्लॉक में पूछ रहा है आपसे। तो D एंड F ब्लॉक में अपने नोट्स पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो आपको KMnO4 की रिएक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर MnO4 2- जो था एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। और एक यहाँ पर NCERT स्वयं इधर लिखी है, इधर ये एग्जाम्पल 8.9 में लिखी है इस बात को। एग्जाम्पल 8.9 है, एग्जाम्पल 8.9 के अंदर लिखी है। ये मैंने इसका एक्चुअली फोकस फिक्स किया तो दिख नहीं रहा होगा। एग्जाम्पल 8.9 के अंदर इस एग्जाम्पल को लिखी है, और वैसे ये एग्जाम्पल आप लोगों के नोट्स में भी है। आप अपने नोट्स को खंगालेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिल जाएंगे, है बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप सोचोगे सर दिखाइए ना कहाँ पर, तो ये है नोट्स, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। डिस्प्रपोर्शनेशन की बात चल रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि आपके नोट्स में है, और आप देख सकते हैं आपके सिलेबस की रिएक्शन है। देखो एक तो डिस्प्रपोर्शनेशन यही है, जब आप यहाँ पर हो ये तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है इसको, ओए होए होए। चलिए फिर मैं इसको वहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो ये वाला डिस्प्यूट KMnO4 को जब गर्म कर रहे हैं तो K2MnO4 बन रहा है और MnO2 बन रहा है, तो ये वाला है। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं रहा नहीं, यहाँ पर MnO2 O2 बन रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर और भी रिएक्शन देख लीजिएगा, KMnO4 में रिएक्शंस आ जाएंगे काफ़ी सारी, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पर देख सकते हो। ये अभी इसका फोकस फिक्स होकर गड़बड़ हो रहा है, इसको वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, है ना। अच्छा, और एक रिएक्शन ये है कि जो पर मैंगनीट आयन है वो एसिडिक मीडियम में मैंगनीट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पर मैंगनीट आयन जो है, इसको एसिडिक मीडियम अगर मिल जाए तो ये मैंगनीट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें साथ में MnO2 और साथ में आपका ये पानी बना देता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो NCERT में लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इस बात के सबूत है, और आपके नोट्स में भी ये मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर विच मेटल इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रिक्वेंटली। आपसे पूछ रखा कि कौन सी मेटल ऐसी है जो +1 स्टेट दिखा सकती है सबसे इजीली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो कॉपर प्लस दिखा सकती है, जो कॉपर प्लस 3D10 हो जाता है, आपको मालूम है ना। लेकिन एक्वस मीडियम में कॉपर प्लस स्टेबल नहीं होता, गैस फेज में आराम से दिखा देगी, तो कॉपर प्लस सबसे इजीली दिखा देने वाली है,
तो उसने पूछा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +1 दिखाने वाले एलिमेंट को पहचानो। फिर 8.24 24वें सवाल पे मैं आता हूँ। तो 24वें सवाल पे आता हूँ तो मोस्ट स्टेबल पूछ रखा है, तो आप समझ ही जाओगे। पूछ रखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग गैसेस, आंसर निकाल लोगे आप। अब आते हैं 8.25 पे। 8.25 के अंदर पूछ रखा सजेस्ट करना है आपको मैं पहले इसमें सबसे पहले इसका 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट है, तो हम सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर पूछ रखा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स। तो आप बताओ कौन कौन से ऑक्सो एनायंस हैं जिसके अंदर ऑक्सो एनायंस मतलब ऑक्सीजन भी हो साथ में एनायन भी हो। तो वो तो ये रहा MnO4- हाईएस्ट है यहाँ पर 7, और कौन सा है यहाँ पर Cr2O7 2-, यहाँ पर कितनी है +6। ऑक्सोनेंस में दिखाते हैं ये एनायंस कहें इन्होंने, अगर एनायन ना कहते तो फिर मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिखता, यहाँ पर +8 आती, लेकिन उसने कहा नहीं ऑक्सो एनायन एग्जाम्पल में लिखना है। ये ऑक्साइड तो है पर एनायन नहीं है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। ये मेरे को मालूम है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में क्यों दिखाता है, कारण वही है कि वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। रीजन भी पता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला वाला द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड हाईएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। अब आपको अगर ये याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैसे आपके पास CrO2 है या Cr2O3 है। Cr2O3 में अगर आप इसको देखो तो कितनी आती है +3, और एक CrO3 आती है, कितनी आती है +6। आप लोगों ने अभी P ब्लॉक में पढ़ा था, 3 ऑक्साइड पढ़ाए थे आपको D ब्लॉक के, कौन कौन से V2O5 एक ये पढ़ाया था, एक Mn2O7। तो आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक थे, क्या होता है यहाँ पर Mn2O7 था, कितनी यहाँ पर +7 थी। ये कैसे थे, दोनों के दोनों एसिडिक थे। इनके एग्जांपल्स देखने के लिए उसने बोल रखा है, तो गिव एग्जांपल। रीज़न अगर आप देना चाहें यहाँ पर रीज़न इसमें, तो रीज़न एसिडिक नेचर का तो इसलिए दे पाएंगे आप, इसका तो रीज़न दे पाएंगे। क्या रीज़न दे पाएंगे जी आप, जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन रिसीव ही करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले इक्विलिब्रियम, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हो तो वहाँ पे बोलते थे जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते थे उनको अपन क्या बोलते थे, जो रिसीव करते थे उनको एसिड बोलते थे, और जो डोनेट करते थे उनको अपन बेस बोलते थे। तो ये डोनेट करने की स्थिति में रहेगा, +3 है तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो हमारे पास बेसिक नेचर का है। और वैसे बेसिक नेचर का कारण एक और भी है, मैं इसको पानी में घोलूँगा, पानी में घोलने पर ये बेस OH आयन प्रोड्यूस करेगा, और इनको अपन हम बोल रहे हैं यहाँ पर एसिडिक, क्योंकि इनकी ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो अभी और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो फिर क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। 26वें क्वेश्चन पर आता हूँ। 8 सबके आंसर आप लोग कॉपी पे लिखते रहना। 8.26 पर आता हूँ। 8.26 करा हुआ है कॉपी पे, 27 भी करा हुआ है, 28 आप स्वयं कर सकते हैं, 29, 30 सब सामान्य क्वेश्चन है। 2 तब सीधा सीधा एक्सरसाइज के ऊपर, मतलब सीधा सीधा उस पर बेस्ड है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 है 8.38, इसके ऊपर आप लिख लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसे बिना कोऑर्डिनेशन के कर ही नहीं सकते, इसमें एक्चुअली इन्होंने VBT लगा दी है। 38 को हम कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, 38 को भी, और 36 को भी हम कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। होमवर्क जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो होमवर्क में डाल देंगे इसको आपके, तो आपको दे देंगे। अब ये लिख रखा है यूज़ होल्ड रूल टू डिराइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cm+3, आराम से कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑनली फॉर्मूला। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये रहा यहाँ पर Cm+3 क्या रखा है। अब लास्ट ही पर अब सीरियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। पहले तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, कितना था 4f2, 5d में 0 था, 6s2 था। इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4f1 आएगा यहाँ पर Cm+3 के अंदर, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दोगे, एक ये निकाल दोगे, 4f1 आएगा। और 4f1 आप जब सॉल्व करोगे तो 4f1 एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और आपको पता है वैसे तो फॉर्मूला आपको बता रखा है, इनका कंप्लीट फॉर्मूला होता था 4s+1 + l+1 फॉर्मूला होता है, इनका कंप्लीट फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर आप सवाल की भाषा पढ़ो तो स्पेशल लिख रखा है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन स्पिन ऑनली फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस सेक्शन।
इसको उन्होंने सेक्शन को कंसिडर करने के लिए मना कर दिया है, तो फिर किससे निकलेगा? फॉर्मूला अपने को पता ही है, अंडर द रूट एन एन प्लस 2 होता है। इसको फाइनली डिराइव करते हैं तो एन एन प्लस 2 आता है, वहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जा रहे हैं। फिर लैंथेनॉइड सीरीज में वो बोल रहा है +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन लोग दिखाते हैं। तो मैंने आपको नंबर याद करा ही दिया यार, लासी पर मिनट पम्सम यूगर टब डाई होवर टब ब्लू, और नंबर भी याद करा रखे 044202204 आप बता सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। 8.33 नोट्स में है, 8.34 ये भी नोट्स में है, और 8.35 ये भी नोट्स में है। आपके नोट्स में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पर अगर इस पूरी चर्चा में अगर देखें तो उस पूरी चर्चा के अंदर जो एक चीज़ निकल कर के आई है वो है T2G का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर जो एक चीज़ और निकल कर के आई है वो ये है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट कई बार मर्तबा दे रखा, वो क्रोमियम +2 और मैंगनीज +3 इनका कंपैरिजन कर रखा है। ये क्या था? ये भी 3D4 था, ये भी 3D4 था, पर ये अपना रिडक्शन पसंद करता है और ये 3D5 में कन्वर्ट होता है, जबकि ये अपना ऑक्सीडेशन पसंद करता है और 3D3 में कन्वर्ट होता है। 3D3 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आई, जो अभी आपने पढ़ा उसका आउटपुट सुना रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि जो D3 है और D5 है ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड चलता है ऐसे, और D3 में अगर देखो तो D3 में ऐसे चलता है यहाँ पर T2G, और EG यहाँ पर भी हाफ फील्ड चलता है। इन दोनों में अगर आप देखो तो प्रैक्टिकलिटी में D3 ज़्यादा स्टेबल मिलता है D5 से। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन है, पूरे इनके क्वेश्चंस को करके निकल करके आई है। आशा है कि हम इनके क्वेश्चंस को ढंग से करेंगे, और इसके बावजूद जो क्वेश्चन अगर कोई नहीं बनेगा तो मुझे बताएंगे, पर आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स पूरे अच्छे से बना लीजिएगा। नमस्कार।